चलिए हम आज आवेश का वितरण बताएंगे। क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग आवेश क्या है, आवेश का मात्रक, इसके सीजियस मात्रक और एसआई मात्रक के बीच क्या संबंध है, तो आवेश का सिंपल परिचय हो चुका है। तो आवेश अब पाया कैसे जाता है, तो आवेश का वितरण यानी आवेश कहाँ कहाँ होता है, तो आवेश के प्रकार के दो प्रकार के बारे में हम बता दें। आवेश में एक टर्म आता है फ्री चार्ज, एक टर्म आता है बॉन्ड चार्ज। देखिए, फ्री चार्ज यानी मुक्त आवेश, ये मुक्त आवेश, और एक टर्म आता है बॉन्ड चार्ज, जिसको बद्ध आवेश भी कहते हैं, बॉन्ड चार्ज। इसके बारे में थोड़ा सा हम बद्ध आवेश या देखिए ये क्या है। फ्री चार्ज मतलब आवेश को दो भाग में बांटा गया है। ये फ्री चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता है, जिसके वजह से कि आवेश ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाता है, इसको हम लोग फ्री चार्ज कहते हैं। ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होता है, या किसी भी आवेशित कण के ट्रांसफ़र की वजह से या स्थानांतरण की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसको हम लोग फ्री चार्ज कहते हैं। ये प्रायः इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही होता है। ये मुक्त चार्ज इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ये बाउंड चार्ज क्या, तो बाउंड चार्ज जैसे मान लीजिए प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो न्यूट्रॉन तो आवेशहीन है, इसका ट्रांसफ़र होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के कारण जो आवेश आया ये स्थिर आवेश होता है, जिसको हम लोग बॉन्ड चार्ज कहते हैं। मतलब बॉन्ड चार्ज का मतलब एक तरह से बंधा हुआ आवेश है, जो कहीं जा नहीं सकता है, इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज का। तो इसको हम लोग मतलब प्रोटॉन के कारण जो चार्ज डेवलप हो जाता है उसको हम लोग बॉन्ड चार्ज कहते हैं। बॉन्ड इसलिए कहा जाता है ताकि इसका ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन फ्री चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है या मूव कर सकता है। अब है कि आवेश का वितरण किस तरीके से होता है, तो आवेश के वितरण के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आवेश का वितरण, इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है क्या। कुछ नहीं, प्रायः चार्ज जब ढूंढते हैं ना, चार्ज का जब हम स्टडी करते हैं, तो इसमें दो तरीके का चार्ज होता है। एक को हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सारे चार्ज अलग अलग होते हैं। जैसे प्लेग्राउंड में या किसी भी मैदान में ईंट या पत्थर वगैरह जो फेंका होता है कि अलग अलग, इसको हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी ये चार्ज क्या होता है, आवेश का वितरण अलग अलग होता है। आवेश का वितरण क्या है, वितरण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसमें अलग अलग, जैसे खेत में अगर आलू बिछा हुआ होता है, तो एक आलू को अगर आवेश माने, ये आलू अलग अलग जगह बिछा हुआ होता है, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। एक टर्म होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये होता है कि सतत वितरण होता है आवेश का। क्या होता है, सतत वितरण, यानी लगातार बिछा हुआ होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बिंदुवत अलग अलग बिछा हुआ था। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि लगातार मतलब लगातार कंटिन्यूसली बिछा हुआ था। ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एक को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मात्रक और विभव इसका मात्रक हम बताए थे। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। शॉर्ट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको सिंपल LCD लिखते हैं, LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
एक टर्म आता है, एक टर्म आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तुमको बैठना तो उधर जाकर बैठो तो। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक टर्म आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। आवेश घनत्व अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस सबको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। ये आवेश का वितरण किस तरीके से नेचर में पाया जाता है, उस तरीके का आवेश का वितरण कितने तरीके से हो सकता है, तो ये हम पता है। अब इसी में एक आते हैं कि आरेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, LCD। जैसे कोई वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक बीमीय अगर वस्तु हो, जैसे रड, तार, ये सब मतलब एक बीमीय वस्तु में रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई पूछे ये किस तरीके के ऑब्जेक्ट में आता है, तो कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक बीमीय वस्तु, एक जिसमें केवल लंबाई हो, एक बीमीय वस्तु में इस तरीके के आवेश का वितरण हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कहेगा ये छड़, धागा, रस्सी, इसी कर सकते हो। कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब रॉड, स्ट्रिंग, रोप, ये सब एक बीमीय वस्तु है, तो जिसमें केवल लंबाई होता है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। जैसे मान लेते हैं एक रॉड है, इसकी टोटल लंबाई L, और इस टोटल L लंबाई में अगर मान ले Q चार्ज है, तो देखिए L लंबाई में Q चार्ज है, तो यूनिट लंबाई में कितना चार्ज होगा, Q/L। इसी यूनिट लंबाई यानी इकाई लंबाई में जो चार्ज होता है, इसी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। और ये क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में या इकाई लंबाई में जो आवेश होता है, उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको लैम्डा सूचित करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आवेश प्रति इकाई लंबाई में L से डिवाइड हो गया, तो मतलब प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होता है, उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो आवेश बटे लंबाई, प्रति इकाई लंबाई में आवेश जो होता है या आवेश का जो परिमाण होता है, उसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह है लैम्डा। अब इसी में क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या, ये कुछ नहीं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जहाँ भी हो, जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होता है, लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी होता है। जैसे मान लीजिए इसका टोटल एरिया है, तो ए एरिया में अगर मान ले Q चार्ज है, इकाई एरिया में कितना चार्ज होगा, Q/, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसको हिंदी में डिफाइन कैसे करेंगे, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। या अंग्रेजी में लिखना हो, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब कोई कहेगा इसका एग्जाम्पल बताइए, किस तरीके के ऑब्जेक्ट में ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। कुछ नहीं, जितना चादर यानी सीट जिसको हम लोग बोलते हैं, सीट, चादर या डिस्क, जिसको ये डिस्क चकती के टाइप का होता है, डिस्क या पैसे के साइज का होता है, सीट, डिस्क, प्लेट, etc। इन सब में मतलब जिसमें क्षेत्रफल हो, वो पूरा का पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो एक और टर्म आता है आयतन आवेश घनत्व। अब कोई कहेगा ये आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो कुछ नहीं,
थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो, उसमें आयतन आवेश घनत्व पाया जाता है। इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कोई पूछेगा इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा घन, घनाभ, ठोस घन या ठोस घनाभ, या ठोस बेलन, शंकु, ठोस शंकु ईटीसी। मतलब कोई भी त्रिविमीय वस्तु जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो, उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज, उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकता है। इसमें अगर हम देखें कि जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के भी वॉल्यूम में यानी भी आयतन में अगर क्यू आवेश है, इकाई आयतन में कितना आवेश होगा, क्यू बटे भी। इसी इकाई आयतन के आवेश को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। कोई बोलेगा ये आयतन आवेश घनत्व क्या, कुछ नहीं, प्रति एकांक आयतन में क्यू बटे भी, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये आवेश बटे आयतन हो जाएगा, आवेश बटे आयतन। ये था आवेशों का वितरण। आवेशों के वितरण से पहले हम दो चार्ज बताए थे, एक बाउंड चार्ज, एक फ्री चार्ज। इसी तरीके से एक छोटा सा टर्म एक और आता है जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पूछेगा ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए ये पॉइंट चार्ज, इसको हम लोग हिंदी में बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश एक्चुअल में पाया नहीं जाता नेचर में, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ते हैं बिंदु आवेश होता क्या, कुछ नहीं। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चार्ज किसी एक बिंदु पर कंसंट्रेटेड यानी जमा माना जाता है तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। जब कोई आवेश किसी एक बिंदु पर जमा माना जाता है यानी चार्ज कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। किसी एक ही बिंदु पर जब आवेश को जमा माना जाता है तो उसको हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा संभव होता नहीं है। इन सब के बाद ये आवेश का पूरा इंट्रोडक्शन, आवेश का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसका मात्रक पात्रक पूरा हम बता दिए। अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आएंगे जो बड़ा काम का है। इसी के इर्द गिर्द पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घूमता है। इसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ये कूलॉम का नियम क्या है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ है क्या, तो कुछ नहीं, हम विद्युत आवेश के गुण में बताए थे कि दो समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। ये यही बताता है कि बल का जो परिमाण होगा, दो आवेश के बीच जो बल लगेगा, ये बल का परिमाण कितना होगा। तो कुछ नहीं, बल के परिमाण के बारे में ये कूलम का नियम बताता है। तो कूलम का नियम सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रहता है। बाद में हम आएंगे कूलम के नियम का डिमेरिट भी पूछता है, बताओ इसका लिमिटेशंस क्या है। तो कूलम के नियम का यही डिमेरिट या लिमिटेशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए कूलम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये R है। कूलम्स लॉ बताता क्या, कूलम्स लॉ केवल दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का परिमाण बताएगा। ये परिमाण होगा कितना, तो इसी के बाद देखो ये दोनों सेम चार्ज है, तो ऑब्वियस से सेम चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर यही अनलाइक चार्ज होता तो एट्रैक्टिव फोर्स लगता। ये कूलम्स लॉ कहता क्या, कूलम्स लॉ कहता है फोर्स एक्जर्टेड बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज, force exerted between the 2 point charges is directly proportional to the magnitude of product of their charges। मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं कि चूंकि हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स तो हम केवल नेचर से पता कर लेते हैं। दोनों से लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक चार्ज होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब
समान आवेश रहेगा तो विकर्षण बल, और समान आवेश रहेगा तो आकर्षण बल। तो हम कहते क्या है, फोर्स एक्जर्टेड बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of their charges and inversely proportional to a square of distance between them। दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में बोले तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। देखिए फिर से हम बोल दें, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट था। इसको अगर इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, दोनों को अगर एक साथ लिखे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता। ये प्रोपोर्शन का साइन है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में कुछ न कुछ यहाँ आएगा, तो जो कुछ भी कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। और ये K का जो वैल्यू है यहाँ मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों बिंदु आवेश किस मीडियम में है, यानी किस माध्यम में है, उस बात पे डिपेंड करेगा ये K का वैल्यू, कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो एयर के लिए अगर दोनों बिंदु आवेश एयर में हो या हवा में हो या निर्वात में हो, इसका वैल्यू होता 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखिए एक टर्म आ गया इप्सिलॉन, सी लिख के ये एक लाइन खींच दिए, इसी के नीचे जीरो लगा दिए, तो इसी को कहते हैं इप्सिलॉन नॉट। तो के हवा या निर्वात के लिए इतना होता है। किसके लिए? हवा या निर्वात के लिए। अगर अंग्रेजी में लिखे तो एयर या वैक्यूम के लिए इतना होता। और इसका वैल्यू कितना होता? ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इस तरीके से होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये एफ का वैल्यू हम लिखें तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यही जो है ये कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था कि इसी का जो वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आया, जिसका मान है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा कोई ऐसा भी कह सकता है सर ये दोनों बिंदु आवेश हवा में नहीं हो, किसी जल में हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ जो इप्सिलॉन नॉट है ना ये सिर्फ एयर के लिए लगता है। अगर हवा में नहीं हो करके किसी और माध्यम हो तो सीधा नोट हटा दो, सीधा इप्सिलॉन लिखेंगे। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के बदले सीधा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लेकिन इसका मान बदल जाएगा, और इसका मान बदल जाएगा तो भी ऐसे फोर्स का भी मान बदलेगा। इसका मतलब ये जब जो दो बिंदु आवेश अब अगर एयर में है तो इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन अगर इसको उठा करके किसी दूसरे माध्यम में रख दें, दूरी और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं भी हुआ हो, तो फोर्स का मान क्या होगा? बदल जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ मीडियम बदल दो, जल में रखेंगे तो इन दोनों बिंदु आवेश के बीच कुछ और बल लगेगा, इसी को अल्कोहल में रखेंगे तो इन दोनों बिंदु आवेश के बीच कुछ और, मतलब मीडियम बदलने पे यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? बदल जाएगा। तो अब ये सब फोर्स का भी वैल्यू बदल जाएगा। ये क्या हुआ? ये हुआ फोर्स इन एयर। ये क्या हुआ? फोर्स इन एयर, मतलब हवा में लगने वाला बल, या हवा में या निर्वात में लगने वाला बल है ये। तो अब किसी दिन और हम बताएंगे कि इसको किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं तो इसका बल कितना बदलेगा या बल का परिमाण कितना होगा। एक बात और बता दे, ये इप्सिलॉन जो आया, इस इप्सिलॉन ये तो एक सिंबल है, ये आता किसके लिए है? ये परमिटिविटी, हम इसके बारे में भी इन डिटेल से बताएंगे ये क्या होता है परमिटिविटी। इसको हिंदी में विद्युतशीलता बोलते हैं। ये विद्युतशीलता है, मतलब विद्युतशीलता एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हम सिंबल इप्सिलॉन देते हैं। और ये इप्सिलॉन मीडियम पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम। सारे मीडियम के लिए इप्सिलॉन का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ये था कूलॉम का नियम। तो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक था और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसी के इर्द गिर्द पूरा इलेक्ट्रोस्टेट घूमेगा। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक और लॉ आएगा, गॉस
गॉसेज थ्योरम या गॉस का प्रमेय, वो भी बहुत काम का चीज़ है। तो इसी दो लॉ के इर्द गिर्द ये पूरा इलेक्ट्रोस्टेट घूमेगा। देखिए, जो लोग नहीं लिख पाए होंगे, एक बार हम हिंदी मीडियम वाले के लिए फिर से बता दें। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता तथा दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। दोनों के एक साथ लिखे तो ये के का वैल्यू आया, के का मान जो होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है एयर के लिए, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। इससे रिलेटेड सवाल वाल भी हम करवा देंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये एयर के लिए होता है या वैक्यूम के लिए होता है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। आज भर के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ाएंगे।